एवरीवन, हम जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे हेयर लॉस के बारे में, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हेयर लॉस जो है हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि अगर डर्मोस्कोप से जब हम आपके हेयर्स को देख रहे हैं तो उनकी थिनिंग हो रही है या नहीं हो रही है और कितने परसेंटेज थिनिंग है। हमने आपको डर्मोस्कोप में, ट्राइकोस्कोप में भी दिखाया था कि स्कैल्प जो है उसमें कैसे दिखता है और कैसे हम थिनिंग को देखते हैं। इसके ट्रीटमेंट जो है वो इसी हिसाब से वेरी करते हैं। जब फिर हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर थिनिंग नहीं है या थिनिंग नॉर्मल है, 20% से कम है, तब जो कॉजेज हैं वो क्या होते हैं और उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। इस वीडियो में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे अगर थिनिंग हो रही है। तो अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है और उसके साथ में आपकी थिनिंग भी है, थिनिंग हेयर है, तो फिर जो मेन कॉजेज आते हैं वही सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होते हैं। मेल में अगर बात करें तो उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, और अगर फीमेल में बात करें तो उसको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। और अगर थिनिंग हो रही है वो टीलोजन इफ्लूवियम में भी हो सकती है, जिसको क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। कि अगर स्ट्रेस काफ़ी लंबा है और उसके साथ में अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें भी थिनिंग पाई जा सकती है। अब हम इसमें ज़्यादा वर्डों पे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको सारी एक्सप्लेन एक एक करके कर दूंगा। यही जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज होते हैं आपके हेयर फॉल के। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा जो मेल्स में होती है, इवन हर मेल्स को होती है एट द एक एज में। बस कुछ लोगों को जल्दी स्टार्ट हो जाती है और कुछ मेल्स में वो लेट स्टार्ट होती है। इसका प्रिविलेंस 50% होता है, 50% प्रिविलेंस होता है अगर हम 50 ईयर्स की एज पे देखें। तो अगर 50 ईयर्स की एज ग्रुप के लोगों को देखें तो 10 में से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और इसका नाम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और मेल पैटर्न बाल्डनेस, जैसा कि मैंने पहले लिखा था, बोथ आर सेम थिंग। हम जो अब बात करेंगे वो इसकी बात करेंगे। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में दोस्तों ये होता है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हेयर होता है इस तरह से, और वो हेयर स्कैल्प से ऐसे बाहर आता है और नीचे ऐसे फॉलिकल होता है, और ये हेयर नीचे ऐसे अटैच होता है। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उस प्रोटीन को केराटिन बोलते हैं। और वो केराटिन आपस में कुछ बॉन्ड्स और सीमेंट से अटैच होती है, उनमें भी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। और जब वो चीज़ बाहर आती है उसको हम हेयर बोलते हैं। और यहाँ से ये एक ब्लड सप्लाई होती है नीचे से, उस ब्लड सप्लाई से जो खून आता है या ब्लड आता है हेयर फॉलिकल के लिए, उस वहाँ से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर्स जो है हम हमारे हेयर्स को ग्रो करने में मदद कराते हैं, जिससे हेयर ग्रो करता रहता है। और उस फेज़ को, ग्रोइंग फेज़ को एनाजन फेज़ बोलते हैं। जब हेयर ग्रो करता रहता है फिर उसके बाद हेयर जो है एक छोटे से फेज़ में जाता है जिसमें टेम्पररी उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। उस फेज़ को हम जो है कैटाजन फेज़ बोलते हैं, और फिर हेयर जो है वो रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है जिसको हम टीलोजन फेज़ बोलते हैं। ये सब बातें हमने आपको बताई थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है तो हमारी बॉडी जो है डिफाइंड है, जेनेटिकली हम लोग डिफाइंड है, वो हमारे हार्मोन्स के थ्रू कि इस एज के बाद इस इंसान के बाल नहीं रहने चाहिए। ये हमारे जेनेटिकली डिफाइंड है। अब वो किस तरह से होता है, हमारा एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी और भी फैक्टर्स हैं बट मेन फैक्टर्स यही है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और वो एक एंजाइम होती है 5 अल्फा रिडक्टेज, वो जो एंजाइम है उसको दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट करता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये जो है थिनिंग करवाता है और ग्रोथ फैक्टर्स के रिलीज को कम करवाता है, जिससे कि हेयर ग्रो ना करे और वहाँ के फॉलिकल ख़त्म हो जाए, और सर्टेन एज के बाद में ब्लड सप्लाई जो है वहाँ हेयर की बंद हो जाए और वो बाकी ऑर्गन्स के लिए इंक्रीज हो जाए।
एक टाइम के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है हमें हेयर्स की, बाकी जगह ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा दी जाए, ना कि हेयर पे। ये जो है जेनेटिकली है। लेकिन मान लो कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉलिकल था ये ऐसे था, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो पतली हो गई और फिर वो और पतली हो गई, और जिसके साथ साथ ये हेयर फॉलिकल भी थिन हो जाता है और ये बस इतना सा रह जाता है। इस चीज़ को हम मिनीएचराइजेशन बोलते हैं, मिनीएचराइजेशन, जिससे हेयर जो है पतला होता चला जाता है हार्मोन्स की वजह से, और फिर ये फॉलिकल ख़त्म हो जाता है, नो फॉलिकल। इस तरह से ये चलता रहता है। और फिर पैटर्न में बाल्डनेस होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है या यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है कुछ केसेस में, और वो ये फ्रंटो टेम्पोरल एंगल इसको बोलते हैं। यहाँ से रिसेशन ऐसे बढ़ता है, पीछे 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 बढ़ता है, यहाँ पे एक पैच आता है और वो पैच और ये वाला रिसेशन आपस में मिल जाता है और यहाँ से यहाँ तक के सारे बाल फिर चले जाते हैं। इसको अलग अलग ग्रेड्स भी दे दी गई हैं, बहुत सारी ग्रेडिंग सिस्टम भी है, बट जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया उसमें होता यही है। तो उसका कारण क्या होता है, या तो जेनेटिकली आपकी डिफाइंड है और आपके हार्मोन्स में बाद में भी म्यूटेशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से आपके जो है म्यूटेशन होने की वजह से ये साइकिल जो है चल सकती है। आपके हेयर मिनिएचराइज हो सकते हैं अगर आपके फादर को, मदर के ब्रदर्स को, फादर के ब्रदर्स को, नाना नानी को, दादा दादी को नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम आप में हो सकती है। बट वो क्या हुई है कि आपके अंदर उसमें म्यूटेशंस आई हैं या फिर एक्टिविटी हार्मोन्स की चेंज हुई हैं, तो उस वजह से आपके हेयर लॉस हो रहा है। बट अभी तक जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो वर्ल्ड वाइड जो हैं वो इतने ही हैं कि इन केसेस में जब हमारी थिनिंग हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह की मेडिकेशन यूज़ करते हैं जिससे ब्लड सप्लाई जो है वो बालों की इंक्रीज़ हो जाए। इस तरह की मेडिकेशन जो है हम इंक्रीज़ करते हैं। उन मेडिकेशंस को हम वैसोडाइलेटर बोलते हैं। वैसोडाइलेटर क्या होती है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ये ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे थे, यहाँ से कम आ रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे थे। ये जो मेडिसिन है वैसोडाइलेटर, ये उसको डायलेट करती है और ब्लड सप्लाई फिर से इंक्रीज होने लगती है हेयर्स के लिए, उनको ग्रोथ फैक्टर्स मिलने लगते हैं, और जब उन्हें ग्रोथ फैक्टर्स मिलने लगते हैं तो हेयर फिर से ग्रो करने लगता है। एक प्रोसीजर होता है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स, सेम ग्रोथ फैक्टर्स हमारी प्लेटलेट के अंदर भी पाए गए हैं। तो उस प्रोसीजर में क्या होता है कि आपके आर्म से ब्लड लिया जाता है और ब्लड लेकर के ग्रोथ फैक्टर्स को रिमूव किया जाता है और स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। इस पे हमने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं PRP पे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो PRP में जो होता है वो यही होता है, और ये वैसोडाइलेटर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे अब ये पूछा जाता है कि मुझे वैसोडाइलेटर कब तक यूज़ करना है, अगर या मिनॉक्सिडिल की बात कर रहे हैं तो हमें वो कब तक यूज़ करनी है। अब 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि हमें वैसोडाइलेटर कब तक यूज़ करना है, फॉर हाउ लॉन्ग आई विल यूज़ दिस। और सेकंड थिंग जो है वो ये कि लगाने वाला यूज़ करना है या खाने वाला यूज़ करना है, टॉपिकल या फिर ओरल। लगाने वाले को टॉपिकल बोलते हैं या फिर ओरल। अब जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है, जब हम बोलते हैं कि एक एज के बाद में बीपी हर किसी का बढ़ता है, उसको इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये पहले का कंसेप्ट था, उसमें चेंजेस आए हैं। बट इसेंशियल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है पूरी बॉडी में, जो है धीरे धीरे पाइप है वो कड़क होते जाते हैं। जैसे आपका कोई, आपने पाइप देखा होगा, वो घर पे अगर प्लास्टिक पाइप पड़ा है, अगर वो धूप में पड़ा है बहुत लॉन्ग टर्म में तो कड़क हो जाता है। तो उसके अंदर से जब पानी जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स है मान लो वो इतनी डायलेटेड है, इसके अंदर से जो पानी जाएगा उसमें प्रेशर कम होगा। अगर ये कड़क हो जाए, ऐसे श्रिंक करता जाए, तो इसके अंदर से उतना ही जब ब्लड जाएगा तो वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उस वजह से बीपी हाई होता है। तो वो इसेंशियल हाइपरटेंशन एक पहले टर्म हुआ करता था, अब उसमें मॉडिफिकेशन आ रहे हैं इस वजह से। तो लेकिन इसेंशियल हाइपरटेंशन के पेशेंट को मेडिसिन हमेशा लेनी पड़ती है।
वो मेडिकेशन लेता है तो टेम्परेरी ये ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है बॉडी का। सेम कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे भी है। जो टॉपिकल वैसो, अब हम खाने के लिए दवा वैसो डायलेटर इसलिए नहीं दे देते हैं इस डिजीज़ में, क्योंकि वो बाकी बॉडी में साइड इफेक्ट करेगी, बिकॉज सब जगह पे वो वैसो डायलेट करेगी। लेकिन हम लगाने के लिए दे सकते हैं कि बस यहीं पे लगाई जाए दवा को और वो डायलेट कर दे, डायलेट होने के बाद ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए। तो अब लगाना कब तक है, तो इसका आंसर, अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आपको हमेशा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डायलेट कर रही है वो टेम्परेरी डायलेशन है। अगर आप बंद करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो वापस उसी चीज़ पे आ जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ये जो है हम डिस्कस करेंगे जब हम वैसोडायलेटर मिनॉक्सिडिल की बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि 2 वीक्स में क्या होता है, कब उसका इफेक्ट आता है, और जब हम बंद करते हैं तो 9 मंथ में पहले जैसी स्टेज आ जाती है। ये सब जो है हम एक वीडियो मिनॉक्सिडिल कैसे यूज़ करना है उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये था, अगर फीमेल, ये जो है हम बात कर रहे थे मेल्स में, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर मेल्स में है वो एक तो ये है वैसोडायलेटर्स, टॉपिकल वैसोडायलेटर्स, जिससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए। सेकंड जो चीज हम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, इसकी ये एंजाइम होती है 5 अल्फा रिडक्टेज। इस चीज को हम इनहिबिट कर सकते हैं, इस एंजाइम के फंक्शन को हम कम कर सकते हैं। ये जो एंजाइम काम कर रही है उसको हम बंद करवा सकते हैं। वो जो हम मेडिकेशन है वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर यूज कर सकते हैं। उसमें 2 मेडिकेशन आती है, फिनास्ट्राइड आती है और डुटास्ट्राइड आती है। ये मेडिकेशन हम यूज कर सकते हैं, उसको इनहिबिट करती है तो ये भी बेनिफिट करती है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। थर्ड जो है पीआरपी कर सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से काम करता है। और चौथा जो है फोर्थ लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी है। इस पे भी मेंटेनेंस फेज में इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ये मेंटेन कर सकती है। इसमें क्या होता है कि एक लेज़र दी जाती है और वो लेज़र जो है ये कहा जाता है कि ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखती है स्कैल्प में, उसकी वजह से बेनिफिट होता है। फिफ्थ जो है आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब आपके फॉलिकल अगर नहीं रहे। अगर फॉलिकल ख़त्म हो चुके हैं तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, और ये सारी मेडिसिन जो है वो टेम्परेरी है, आप सिर्फ मेंटेन करने के लिए, क्योर नहीं है ये सब की सब मेडिकेशंस। इन मेडिकेशंस की हम एक एक बात अलग से करेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट हमने उस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, वहाँ फॉलिकल ख़त्म हो गए तो आपको फॉलिकल नया लगाना पड़ेगा। और उसमें ये बेनिफिट हो सकता है कि भगवान ने हमको इस हिसाब से बनाया है कि हमारी यही जो एरिया है उसी में ही ये हार्मोन्स की एक्टिविटी होती है, उनके रिसेप्टर जो है वो ज़्यादा इसी एरिया में होते हैं। इस जगह पे ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स के रिसेप्टर नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। अगर होते हैं तो उन लोगों के बाल भी यहाँ से गिरेंगे, जो कि यूजुअली ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, एरिया अलग अलग होता है। तो जब इन फॉलिकल्स को हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ से आगे की तरफ, तो वो बाल कभी नहीं गिरते हैं, क्योंकि वो बालों में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के रिसेप्टर नहीं होते हैं, तो फंक्शन वहाँ पे नहीं होता है। ये जो है हेयर ट्रांसप्लांट में होता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट के हेयर ऑलमोस्ट हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो आपने देखा कि हमने बात की अभी, अगर हेयर थिनिंग हो रही है और उसकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मेल्स में पाई जाती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस, हमने उसको बताया आपको कि वो क्यों होता है, क्या उसके कारण होते हैं, किस तरह से वो साइकिल चलती है, और आपको कौन कौन सी मेडिकेशन उसमें कैसे काम करती है और कब तक करनी चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे, हम आपको उसके सारी मेडिकेशंस के बारे में बताएंगे कि कौन सी मेडिकेशन कैसे लगानी चाहिए, कैसे उनका यूज़ करना चाहिए। ये सारी डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।